बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं साबिर शाकिर। आज स्टूडियोज़ में हमारे पास मौजूद हैं मुमताज़ कानूनदान साबिक़ वफाकी वज़ीर क़ानून डॉक्टर बाबर अवान साहब, और लाहौर में होंगे आरफ हमीद भट्टी साहब, जबकि कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे न्यूयॉर्क से समी इब्राहिम साहब। आज का मौजू चूँकि ऐसा है कि जिसमें डॉक्टर बाबर अवान साहब के अलावा कोई और मेहमान हो नहीं सकता था, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की हेयरिंग थी और उसमें एक दिलचस्प मोड़ आया। गो के ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, दानियाल अज़ीज़, डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी और अनुशा रहमान, उन्होंने तो ये कहा है कि ये जो पनामा है ये तोता मैना की कहानी है, जो कि इमरान खान साहब और दीगर जो हैं वो सुना रहे हैं, जबकि हकीकत में पनामा स्टोरी क्या है। और आज जो एक टर्निंग पॉइंट आया है, एक बिल्कुल नया पॉइंट, वो ये है कि कतर के शहज़ादे की तरफ से ख़त पेश किया गया है, एक लेटर पेश किया गया है कतर में हमारे जो सफ़ीर हैं उनकी तस्दीक के बाद, जिसमें ये कहा गया है कि जो लंदन के फ़्लैट्स हैं वो सारे के सारे कतर के शहज़ादे ने बताया कि उनको ये बात उनके इल्म में आई कि ये उनके बड़े भाई और जो थे मियाँ शरीफ साहब, मियाँ साहब के वालिद मरहूम, उनके दरमियान कोई बिज़नेस पार्टनरशिप हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, दानियाल अज़ीज़ और इन लोगों ने कहा है कि पनामा जो है वो तोता मैना की कहानी है, लेकिन सदर ममलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज़ से है, जनाब ममनून हुसैन, वो इस पनामा के बारे में उन्होंने लब कुशाई कैसे की, ज़रा उनका एक शॉर्ट सुनते हैं। ये जो पनामा लीक है जो आपने देखा है ना, ये मामला जो उठा है, ये भी कुदरत की तरफ से उठा है, और इसकी वजह से पता नहीं कौन कौन से मामलात उठेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं जो अपने बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि साहब हमने तो ये कर लिया, वो कर लिया, उनका कुछ नहीं हो सकता। आप देखिएगा कैसे कैसे लोग पकड़ में आएंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा। कभी कोई वाक़या दो माह के बाद होगा, कोई 4 माह के बाद होगा, कोई 6 माह के बाद होगा, कोई 1 साल के बाद होगा। ये अल्लाह का एक निज़ाम है, चाहे हम में से कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन अगर अल्लाह ये बात चाहता है, जो मुझे लगता है कि अल्लाह चाहता है। ये थे सदर ममलिकत ममनून हुसैन। हालांकि वो बिल्कुल एक कैद बा मुशक्क़त की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐवान सदर में उनको महदूद रखा गया है। उनकी मीडिया टीम को भी इजाज़त नहीं है कि वो हुकूमत के पूछे बगैर उनकी तरफ से कोई टिकट जारी करे। इस तकरीर के बाद जो मेरे इल्म में है, उनकी ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा नहीं सुनवाई भी हुई थी, और उनको थोड़ा सा कहा गया था कि आप हथौला रखें। डॉक्टर साहब, ये तो सदर ममलिकत ने ये कहा, तो वफाकी वज़रा तो कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तोता मैना की कहानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वफाकी वज़रा से इस हद तक इत्तफ़ाक़ करता हूँ साबिर शाकिर साहब कि ये तोता और मैना की कहानी है। तोता तो आज पकड़ा गया, मैना भी पकड़ी जाएगी, ये मेरा वादा है कौम से। अब आप मुझसे पूछिए कि कैसे तोता पकड़ा गया। तोता इस तरह से पकड़ा गया कि 100 मौक़िफ़ पहले था सरकारी टीम का। हम शुरू कर लेते हैं बेगम नवाज शरीफ साहिबा से। उन्होंने कहा कि बच्चों की तालीम के लिए ये रिहाइश हमने ली थी। एक बच्चा सामने आता, वो बच्चा कहता है कि अल्लाह के फजलो करम से ये सारा माल मेरा है। दूसरा बच्चा सामने आता है, वो कहता है कि अल्लाह के फजलो करम से ये सब हमारी कमाई है, ना कतर ना दुबई। एक और बच्ची सामने आती है, उनकी साहबजादी, वो ये कहती है कि कोई ये साबित कर दे कि मेरे नाम पे कुछ है तो फिर जो मर्जी हो। फिर कौम से खिताब होता है। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म ने मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मशवरा दिया है डर्टी मनी वालों को। वो मशवरा भी रिकॉर्ड के ऊपर है। डॉक्टर साहब, आपने जो गुफ्तगू की इसके बारे में हमारे पास शॉर्ट्स इत्तफाक से मौजूद हैं। समी साहब हमें न्यूयॉर्क से जुड़ चुके हैं। समी साहब और भट्टी साहब, आपसे माजरत के साथ पहले ज़रा मैं शॉर्ट सुनवा दूँ, आपको थोड़ी सी बात समझने में थोड़ी सी होगी, आसानी होगी। प्रोड्यूसर साहब, सबसे पहले आप सुनवाएं 5 अप्रैल 2016 का कौम से खिताब। वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि करप्शन और नाजायज़ राय से दौलत हासिल करने वाले अपने नाम पे कोई चीज़ नहीं रखते।
मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि करप्शन या नाजायज जराए से दौलत जमा करने वाले ना तो अपने नाम पे कंपनियां रखते हैं और ना ही अपने असासे अपने नाम पर रखते हैं। और दूसरा, एक कौमी असम्बली में ही खिताब किया उन्होंने, बल्कि उससे पहले कौम से खिताब किया 5 अप्रैल 2016 को, और उसमें उन्होंने क्या कहा ज़रा आइए सुनते हैं। वो कहते हैं कि हमारे कारोबार को एक बार फिर तबाह कर दिया गया, यानी कि 99 की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो ज़रा शॉर्ट सुन लें। हमारे कारोबार को एक बार फिर तबाह कर दिया गया मुकम्मल तौर पे। जबरी जलावतनी के अय्याम में हमारे वालिद मोहतरम ने एक बार फिर मक्का मुअज़्ज़मा के करीब स्टील का एक कारखाना लगाया, जिसके लिए सऊदी बैंकों से कर्ज हासिल किया गया और फिर चंद बरस बाद ये फैक्ट्री तमाम असासों समेत फरोख्त कर दी गई। और ये वसाइल मेरे बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज ने अपने नए कारोबार के लिए इस्तेमाल किए। अच्छा, इसमें अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि सऊदी बैंकों से कर्जा लिया गया और उसके बाद जद्दा की जो फैक्ट्री है वो उन्होंने लगाई और उसके बाद सेल की गई। हालांकि जो मेरे इल्म में डॉक्टर साहब और भट्टी साहब कि वो अभी तक शायद है और कोई ना कोई लुक आफ्टर उसको कर रहा है, लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट इनके बेटे हुसैन नवाज वो ये कहते हैं कि एक इंटरव्यू में कि ना तो कतर ने कर्जा दिया, ना दुबई ने दिया, ना किसी और मुल्क ने दिया। ज़रा ज़ीशान साहब ज़रा सुनवाइए। ना कतर ना दुबई, बिल्कुल जो है ना अपना किसी भी जो है ना अपना मुल्क में जो है ना किसी हुकूमत ने हम लोगों को किसी किस्म का कोई कर्ज नहीं दिया। जो है ना अपना इंडिया के बिजनेसमैन किसी ने आपको कर्ज दिया? जी नहीं, किसी इंडिया के बिजनेसमैन ने भी कर्ज नहीं दिया हमें। इसको ज़रा दोबारा सुनवा दें, मैं चाहूँगा कि ज़रा मुख्तसर तौर से समझने में आसानी हो, दोबारा सुनवाएं। ना कतर ना दुबई, बिल्कुल जो है ना अपना किसी भी जो है ना अपना मुल्क में जो है ना किसी हुकूमत ने हम लोगों को किसी किस्म का कोई कर्ज नहीं दिया। जो है ना अपना इंडिया के बिजनेसमैन किसी ने आपको कर्ज दिया? जी नहीं, किसी इंडिया के बिजनेसमैन ने भी कर्ज नहीं दिया हमें। अच्छा, अब ये हो गया। अब एक और कौमी असम्बली से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 16 मई 2016 को खिताब करते हैं और उसमें वो एक बार फिर कहते हैं कि हम कंगाल हो गए थे। कंगाल होने के बाद हमने फैक्ट्री लगाई वालिद मरहूम ने, और उसके बाद जो उससे मुनाफा हुआ उसको सेल किया तो उससे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। ज़रा वो भी शॉर्ट सुन लिए। तब हमारे वालिद मोहतरम हयात थे, उन्होंने जलावतनी में एक बार फिर कमर बांधी और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री की फरोख्त से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कताए अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। तो ये आपने सुना नाज़रीन, आपने भी सुना, डॉक्टर साहब आपने भी, भट्टी साहब, समी साहब आपने ये शॉर्ट सुन लिए। तो ये आज से पहले तक उनका ये मौक़िफ़ था और आज उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया। डॉक्टर बाबर अवान साहब कोर्ट रूम में मौजूद थे, हम उन्हीं से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, आज उन्होंने ख़त पेश किया है और कतरी शहजादे की तरफ से, वो मेरे पास भी है। उसमें वो कहते हैं कि मेरे वालिद के मियाँ शरीफ साहब के साथ दरीना कारोबारी ताल्लुकात थे और ये बात उनको उनके बड़े भाई ने बताई, यानी कि कतरी शहजादे के बड़े भाई ने बताई, और 1980 से थे, लेकिन ये लेटर 5 नवंबर 2016 यानी कि कुछ दिन पहले ये तैयार किया गया और कुछ दिन पहले हम अपने में बता भी चुके हैं एक लेटर तैयार किया जा रहा है। फिर वो कहते हैं कि मुझे बताया गया कि 1980 में मियां नवाज शरीफ ने कतर की अलसानी फैमिली के रियल स्टेट कारोबार में सरमायाकारी करने की ख्वाहिश जाहिर की। फिर वो कहते हैं कि 12 मिलियन दिरहम जो है वो कंट्रीब्यूट किए मियां शरीफ साहब ने जी। फिर हम बिन जासिम की तरफ से जो ख़त है उसमें यह कहा गया कि फिर ये फ्लैट्स रियल स्टेट के बिज़नेस में हुए हासिल शुदा रकम वहाँ लगाई गई और ये जो पार्क लेन लंदन के 4 फ्लैट्स हैं 17A 16A ये 2 ऑफशोर कंपनियों के नाम पे रजिस्टर हुई और फिर ये उसके बाद
एक अंडरस्टैंडिंग थी मियाँ शरीफ साहब के साथ उनकी, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी फिर हुसैन नवाज़ के नाम कर दी गई। तो उसमें यह ख़त लगता यह है कि पहले से ड्राफ्ट तैयार किया गया और ये सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेरे समात मुकदमा है उसको सामने रख के और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने पूछा उसके मुताबिक ये ड्राफ्ट भेजा गया कतरी शहजादे को और उनसे स्टैंप लगवाई गई। भेजा नहीं गया, लेके गए कोई। अच्छा, मैं थोड़ा सा ज़रा लोगों को समझाने के लिए आसान, पहले तो द रिपोर्टर्स को शाबाश जो आज आपने उनके मुंह के बोले हुए लफ्ज़ पाकिस्तान की कौम के सामने, उनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स, उनके अपनी गवाही अपने खिलाफ, और मुझे साथ ही शाबाश देने दीजिए फ़कीर ममनून हुसैन साहब को। अब तो मैं उनको मिलने के लिए जाने वाला हूँ, करीब उनको खत लिखूंगा कि मुझे बुला लीजिए, मैं मिलना चाहता हूँ। जी हाँ, उन्होंने ये कहा था कि 2 महीने लगे या 4 महीने लगे या 6 महीने लगे या 12 महीने लगे, 6 और 12 के दरमियान उन्होंने सारा कुछ जाहिर करवा के दिखा दिया। ममनून हुसैन फ़कीर हो गए जी आज के बाद। देखिए, पहला इशू ये है कि 3 लोगों के दरमियान आपने स्टेटमेंट्स, आज जो आपने कहा, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई आज जो हियरिंग, उसमें, और जो बाहर आपने 2 अभी चलाए हैं, उसमें 3 लोगों के दरमियान आपने फैसला करना है। पहला बयान है बादशाह मोल्ला साहब का। जो बादशाह मोल्ला है वो ये कह रहे हैं, ये सबसे आला है ना इन तीनों में से, वो ये फरमा रहे हैं, वो कहते हैं कि जी फलां जगह अब्बा जी ने कमाई की और फलां जगह पे हमारी कमाई हुई और उसके जरिए से हम पैसे लेके आए, और उन्होंने लोन का जिक्र किया। अब जो लौरी शहजादा साहब हैं वो ये कहते हैं, लौरी शहजादे का बयान ये है कि हमने किसी से किसी जगह पे कोई कर्ज नहीं लिया और किसी ने कतर और दुबई, ये कतर इज वेरी सिग्निफिकेंट, कतर और दुबई समेत किसी जगह हमें किसी ने कोई पैसे नहीं दिए। अब जो शहजादे हैं जी कतरी, पहले तो ये कहते थे ना कतरा कतरा करके हमने जमा किया है, अब कहते हैं सारा कतर ने दिया, हमने कतरा करके जमा नहीं किया। जो कतरी शहजादे हैं उन्होंने ये कहा कि पैसे सारे हमने दिए। अब मैं नहीं कहना चाहता, मेरे वो दोस्त मुल्क के और मेरे वो बड़े पसंदीदा मुल्क के शहजादे हैं, लेकिन इन 3 में से कौन सच्चा है और कौन झूठा है ये कौन फैसला कर ले। मुझे पता है कौन सच्चा है कौन झूठा है, लेकिन इसके बावजूद मैं नहीं कहता, पहली बात। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में आज एक रिमार्क, मैं रिमार्क पे ज्यादा जोर नहीं देना चाहता, ये भी आया, वकील साहब जो थे उनकी तरफ से उनको कहा गया कि आपका मौक़िफ़ और है, और पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव का मौक़िफ़, आसिफ सईद खोसा साहब का और मौक़िफ़ है। ठीक है जी, उनके रिमार्क के बाद ही हमने ये शॉर्ट्स तलाश किए। एग्जैक्टली जी, जबरदस्त काम किया आपने। अच्छा, दूसरा आप देख लीजिएगा, मैं जरा थोड़ा सा एहतियात से, मैंने रोज जाना होता है, आप कभी कभी जाते हैं इसलिए मैं एहतियात से बात कर रहा हूं। जो दूसरा है इसका पहलू वो देख लीजिए कि केस क्या था। केस ये है कि आपने सोर्स बताना है नवाज शरीफ साहब आपकी और आपकी फैमिली का कि पैसे कहां से आए, और आपने ट्रेल बतानी है कि पैसे कहां गए। ट्रेल आज के बयान में नहीं है, सोर्स आज के बयान में नहीं है, और ये बयान पता है कैसा है, जैसा शाहिद नबी मलिक वर्सेस इस्हाक डार एक लाहौर में केस हुआ था, ये एक्शन रिप्ले उन्होंने किया उसका। शाहिद नबी मलिक ने चैलेंज किया इस्हाक डार को कि ये पैसे लेते रहे गवर्नमेंट से, इसलिए पब्लिक ऑफिस होल्डर के जुमरे में आते हैं, ये इलेक्शन के लिए नाअहल हैं। उनके हक में नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ऐसा ही एक खत दिया जो सुप्रीम हाई कोर्ट में पेश हुआ, लाहौर हाई कोर्ट में, और कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया और वो रूलिंग ऊपर तक अप होल्ड हुई। वो खत ये था कि इस्हाक डार साहब ग्रेटेस्ट काम करते रहे, ये इनकी पुरानी वारदात है जो जिसमें ये आज पकड़े गए। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो पैसे डिक्लेयर ना हो उनको कहते हैं ब्लैक मनी। पूरी दुनिया में ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ का एक मैं आपको बता रहा हूं, यहां पूरी यूनानिमिटी है लॉ में, पूरी दुनिया में जो पैसे डिक्लेयर ना हो उसको कहते हैं डर्टी मनी और उसको कहते हैं लॉन्ड्रेड मनी। अच्छा डॉक्टर साहब जी, अभी भट्टी साहब से पूछते हैं हम। श्योर। भट्टी साहब ये बताएं कि हमने कुछ दिन पहले बताया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन करने के लिए, लेकिन मेरे पास जो इत्तला आपके पास भी थी वो ये थी कि पहले 2 और मुल्कों से रब्ता किया गया था कि वहाँ से कोई खत वत मिल जाए, लेकिन फिर बवजूद टेक्निकल ग्राउंड्स पे वहाँ से नहीं, ये ख़त तैयार किया गया है। और इस ख़त को तैयार करने में 2 अहम शख्सियात का नाम लिया जा रहा है, एक सैफुर रहमान साहब जो कतर में बैठे हैं और दूसरे कतर में पाकिस्तान के सफ़ीर शहजाद साहब, क्योंकि मियाँ साहब जितने दिन बीमार रहे, लंदन में एडमिट रहे, तो शहजाद साहब ने बहुत ज़्यादा वक्त लंदन में गुजारा। आपके पास क्या इत्तलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा खासा मैं नींद पूरी करने की आज कोशिश कर रहा था, लेकिन आपकी शफकत
वो मैंने तो ये सुना ना, वो सुना ना, चिट्ठी जरा सैयां जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। मुझे नहीं पता ये तारक शफी ने लेटर बनाया, भाई मैं नहीं कहता, मुझे नहीं पता, क्योंकि असल बिजनेस 2073 में तारक शफी वगैरह फैमिली का था। मियाँ साहब का बहुत कम शेयर था उसमें, क्योंकि उस वक्त इत्तेफाक फोन रही थी। मैं ये भी नहीं कहता महीना पहले तारक शफी साहब और नवाज शरीफ साहब 2 घंटे मुलाकात हुए और उन्हें कन्विंस करते रहे। उन्होंने एंड पे कहा मैं बनवा दूंगा ये कागज, लेकिन मैंने नहीं ये कहा कि उन्होंने कहा शहजादे जी, कतर के शहजादा साहब ने फरमाया मैं कोर्ट नहीं आऊंगा, जो मर्जी हो जाओ। तो बहरहाल वो चिट्ठी बिनते बनाते आ गई। वो कहते ना झूठे आवे एक झूठ और बोल जा, तो लिहाजा ये बाबर साहब बड़े साहिब इलम है। पहले वो जरा एक सार सुना दे मेरे लिए, एक सेकंड, जो हुसैन नवाज साहब ने कहा था गारमन, किसी मुल्क का नाम लिया पहले, पता नहीं छांगा मांगा या पतों की, वो जरा 1 सेकंड का साबर अगर अनायत कर दे तो मुझे आसानी होगी। ज़ीशान साहब वो जरा हुसैन नवाज साहब का शॉट। ना कतर ना दुबई, बिल्कुल जो है ना अपना किसी भी जो है ना अपना मुल्क में जो है ना किसी हुकूमत ने हम लोगों को किसी किस्म का कोई कर्ज नहीं दिया जो है ना अपना। इंडिया के बिजनेसमैन किसी ने आपको कर्ज दिया? जी नहीं, किसी इंडिया के बिजनेसमैन ने भी कर्ज नहीं दिया हमें। जी भट्टी साहब आपने सुन लिया। हाँ देखिए, मेहरबानी आपकी। एक तो हुसैन साहब ने पहले भी एक दफा कहा था कि अल्लाह के फजल से, अब अल्लाह के फजल के बाद शायद थोड़े से मायूस हो गए और कतर के फजल की तरफ चले गए हैं। कतर के फजल की तरफ शायद ज्यादा वजन इनको लगा है, क्योंकि कतर का फजल आजकल ज्यादा है, एलपीजी का ठेके शेके ये वो बहुत ज्यादा मामला इनके ज्यादा होते जा रहे हैं। गुजारिश ये है कि सवाल सिर्फ इतना है मेरे मोहतरम कि आपने बाहर पैसे अरबों रुपया लेके गया, ट्रेल बता दे। ये तो खत जो भेज के, मेरा ख्याल है ये इकबाल जुर्म है, इसके बाद तो शायद कमीशन भी ना बने। इसका मतलब है पाकिस्तान में अरबों खरबों रुपए लूटो, बाहर अमेरिका से एक बंदा आपको खाली एक कागज में लिख के भेज दे मैंने 3 अरब रुपया इसको दिया, तो उसके खिलाफ तो केस ही नहीं चल सकता। मेरा ख्याल है मियाँ साहब का कोई नाहल और ना समझ जो करीबी दोस्त है, उसने कोई पुरानी दुश्मनी निकाली है, लेटर के जरिए ही इन्हें सजा हो जाएगी, समी साहब बच ही नहीं सकते। समी साहब ये आपने सारे शॉट्स भी सुने, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू भी सुनी, तो ये विफाकी वज़रा तोता मैना की कहानी क्यों कह रहे हैं इसको? बड़े तोता मैना की कहानी के बारे में तो बड़ी आपने अवान साहब ने पूरी तफसील से बयान कर दिया है। मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो अवान साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। अवान साहब, अब सब कुछ अदालत के सामने है और आज आसिफ सईद खोसा साहब ने रिमार्क्स भी दिए। कुछ आपका जो कानूनी तजुर्बा है कुछ ये आप शेयर करेंगे? आप क्या समझते हैं कि क्या ये कोई कमीशन बनेगा या यही जजेस जो हैं यही इस पर कोई फैसला कर देंगे, और इस बात के क्या इम्कानात है लीगली ये किसकी फेवर में जाएगा? क्योंकि अगर वो कतरी शहजादा नहीं आता, अदालत में पेश नहीं होता, तो सिर्फ ये जो लेटर है इसकी कानूनी हैसियत आप क्या समझते हैं? कुछ नवाज शरीफ साहब को कोई फायदा होगा इसका? डॉक्टर साहब तकलीफ माफ, एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर इसका जवाब लेंगे आपसे। श्योर जी। वेलकम बैक नाजरीन। वक्त ज़ाया किए बगैर, क्योंकि वक्फे में काफ़ी वक्त खर्च हो गया, डॉक्टर साहब से पूछेंगे। समी साहब ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, सवाल किया था, मैं उसके 3 जवाब दे देता हूं। पहला तो ये है कि 187 आर्टिकल के नीचे सुप्रीम कोर्ट को अब मैं समझता हूं कमीशन कायम करने की कोई जरूरत नहीं रही। पहले जो इतराफ थे और आज जो एक और इतराफी बयान आया, इसके बाद कमीशन कायम करना कौम का और अदालत का और पब्लिक मनी खामखा उस पर सर्फ हो जाएगी, इसलिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक पहलू इसका। दूसरा ये है कि आप जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पे, मैं कौम से भी कहता हूं जरा तवज्जो से सुनना। हेड ऑफ द स्टेट कह रहा है मैंने पैसे लिए फॉरेन कंट्री से। ये ISI वाले वो पैसे नहीं है जनरल बेग वाले, ये पैसे एक एलियन कंट्री से जो एक अलग मुल्क है उससे हेड ऑफ द स्टेट कहता है मैंने पैसे लिए। भाई पहला सवाल ये, क्या बेचा इसके एवज? दुनिया में कौन सी रियासत है जिसके लोग हेड ऑफ द स्टेट को मुफ्त में पैसे देंगे? पहली बात। दूसरी बात, ये एक नया मुकदमा है, कमीशन बनाना है तो अब इसके लिए कमीशन बनाया जाए कि पता लगाया जाए कि ये पैसे कहां से लिए और इसके एवज हमने बेचा क्या। कौम फरोख्त हुई, मुफाद फरोख्त हुआ, इतलात फरोख्त हुई, इलाका फरोख्त हुआ, पाकिस्तान के लोग फरोख्त हुए। दूसरी बात, एक नया मुकदमा और भी आ गया है, सैफुर रहमान का शॉट है आपके पास, वो भी चलाएं।
एहतसाबुर रहमान हमने उसका नाम रखा हुआ था, इनका सेनेटर। वो कहता है 30 साल बाद नवाज शरीफ का ख्वाब पूरा होता है और 30 साल बाद नवाज शरीफ LNG उसका ठेका लेने में कामयाब होते हैं। जिस मुल्क से ठेका लिया गया वहां LNG का मालिक को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो नहीं है, शहजादे मालिक है ना, और कौन सा शहजादा मालिक है ये भी पता कर लें। और जो आज खत आया है ये नवाज शरीफ के जरिए से LNG का ठेका बचाने के लिए आया। लोगों को मालूम है गलत ठेका है, लोगों को मालूम है मुंदरजात हमारे पास नहीं है, लोगों को मालूम है कौन से एटमी राज समझ के ये छुपाया जा रहा है, लोगों को मालूम है कल इसने कैंसिल होना है, लोगों को मालूम है कल मुकदमा बनना है। दूसरी बात, तीसरी और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, मुझे दुनिया की तारीख में, दुनिया की, जो मैंने चौथा अशरा है मेरा वकालत का, और जब 90s में मैं मुकदमे कर रहा था प्राइम मिनिस्टर बीबी साहबा के डिफेंस लॉयर के तौर पे, उस वक्त आप और इतरत जाफरी और अयूब नासिर और मुगल साहब आप आके कवर करते थे, अभी ये टीवी नहीं आए थे, ठीक है। मेरे तजर्बे में कोई ऐसा दुनिया का मुल्क नहीं है जिसमें पूरी रियासत की सारी मशीनरी, सारी कैबिनेट एक जाती केस जो वजीर आजम और उसके बच्चों के खिलाफ है उसको डिफेंड करने के लिए आए और वजीर आजम तस्लीम करे कि एलियन कंट्री से मैंने पैसे लिए हैं। ये एक एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन है समी इब्राहिम साहब, ये एडिशनल मुकदमा है, एडिशनल रेफरेंस है, एडिशनल FIR है जो आज जो कुछ हुआ है। अगर इस पे कौम और कौम के इदारे खामोश हो गए तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को जिस तरह मर्जी कोई लूट सेल लगाए, लंडा बाजार लगा दे, मिडिल ईस्ट में लगाए, सऊदी अरब में लगा ले, लंदन ले जाए, वहां से अमेरिका शिफ्ट करे, पैनामा चला जाए, वहां से ब्राजील आए, तुर्की चला। आप देखते नहीं कि किन मुल्कों के साथ हमारे जिनके साथ ताल्लुकात हैं उनकी कंपनियों के साथ ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात वाली कंपनियां और ममालिक सिर्फ एक खानदान से राब्ता करते हैं। ये जो साहिबान आ रहे हैं अभी 17 को भी आ रहे हैं, इज मोस्ट वेलकम। जी भट्टी साहब, ये और किससे मिलते हैं इनके अलावा? अच्छा बाबर साहब एक सवाल करना चाहूंगा, आप माहिर कानून है, बिस्मिल्लाह सर। इस इशू में देखा होगा आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की साहबजादी कोई और स्टेटमेंट देती है, उनके साहबजादे कुछ और कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर बकलम खुद कुछ और फरमाते रहे हैं माजी में, और आज उन्होंने एक कागज का टुकड़ा भेज दिया। क्या कौमी असम्बली में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का गलत बयान नहीं करना, हकायक के बरक्स मुबायद करना, कोई आइन और कानून में इसकी सजा नहीं है? मैं समझता हूं कि सजा भी है, आर्टिकल 62 यही है भट्टी साहब, आर्टिकल 63 यही है, सजा भी इसकी मौजूद है। सियासी जमातों को जो अपने आप को अपोजिशन कहती है, मैं सबको मुखातिब करके कह रहा हूं आगे बढ़ना चाहिए। नायली का नया रेफरेंस भेजें, अगर उसको वो नहीं बेचता स्पीकर नेशनल असेंबली, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, इसके पास लिटिगेशन करें इसके ऊपर। ये एक नया कॉज ऑफ एक्शन है, ये एक नई सूरत हाल है, नया सबूत है, नया कन्फेशन है, नई FIR सामने आई है। डॉक्टर साहब ये जो खत आया है, बाबर साहब क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं इसमें फैसला कर सकती कि आप अवाम के सामने पहले क्या क्या कहते रहे और आज सुप्रीम कोर्ट में ही आके अपने बयानात की नफी कर रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कोई कार्रवाई करने की वजाहत है? भट्टी साहब बहुत इंसाइसिव, बड़ा रेलेवेंट सवाल है आपका। आज के इस खत के बाद 486 सफ़े एक तरफ के, 487 सफ़े दूसरी तरफ के इररेलेवेंट हो गए। उन्होंने मान लिया है जी, सीधी सीधी बात है। और जो कानूनी शहादत ऑर्डर भट्टी साहब 1984 का है, उसमें लिखा हुआ है कि मैकेनिकल तरीके से जो शहादतें भी हों, काबिल अदखाले मुकदमा होती हैं, यानी काबिल अदखाले शहादत होती हैं, यानी कंसिडर होंगी, और मैकेनिकल प्रोसेस से आपने वीडियो क्लिप्स दिखा दी है, तो ये कोई भी जाके वहां पे दाखिल कर दे, कह जी ये इनके कन्फेशंस मौजूद है और साथ ये खत पढ़ लिया जाए। और खत के हवाले से एक और बात मैं बताऊं, वो कहते हैं जहां तक मुझे याद पड़ता है ये हुआ है, इसका सबूत वहां कोई नहीं है। 1980 के वो कहते हैं मुझे इन्फॉर्म किया गया। मैं नहीं शहजादा साहब से उम्र पूछना चाहता, हमने पहले अपने शहजादों शहजादियों से उम्रें पूछी, पता लगा कि बचपन में ये जवान हो गए, बचपन में अरबपति हो गए। डॉक्टर साहब जो खत जो आया है, साबिर अगर मुझे इजाजत दें सिर्फ एक छोटा सा सवाल कर। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बयान फरमाएं कि ये जिन कतरी शहजादे का जिक्र किया जा रहा है, मैं वेबसाइट्स पे देख रहा था, वो खुद पनामा पेपर्स में इन्वॉल्व हैं, उनकी कंपनीज के बारे में, उनकी जो बदउनवानी है उसके बारे में ये सब कहानियां वेबसाइट्स पे मौजूद हैं। ये बयान फरमाइए कि एक शख्स जो खुद इसी स्कैंडल में मुलव्वस हो और वो एक लेटर लिख के दे रहा है एक दूसरे शख्स को जो इसी तरह के स्कैंडल में मुलव्वस है, वो जो एक क्रेडिबिलिटी के हवाले से भी अदालत कुछ देखेगी नहीं कि ये तो खुद भी मुल्ज़म है जो एक दूसरे मुल्ज़म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं?
देखिए, पाकिस्तान के कानून में 337 ज़ाब्ता फौजदारी में समी इब्राहिम वो दफा है जिसमें लिखा हुआ है कि कोई किस तरह से स्टार विटनेस या कोई किस तरह से वादा माफ गवाह, अगर ये साहब पाकिस्तान आते हैं, अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करते हैं, मैजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल इस्लामाबाद इनको अडयाला जेल अल्लाह के फजलो करम से भेजता है, वहां जाके ये कहते हैं कि मैं, ला ये कहता है कि ये जेल में रहेंगे जब तक ये बयान इनका रिकॉर्ड नहीं होता कन्फेशन के ऊपर, फिर इनका बयान रेलेवेंट हो सकता है, उसके अलावा नहीं होगा। दूसरा, पाकिस्तान का कानून और सारी दुनिया का कानून, मुल्जिम के खिलाफ मुल्जिम का बयान ना उसके हक में इस्तेमाल हो सकता है ना उसके खिलाफ, वरना तो जितने भी मुकदमात में 2 हैं फराडिये, 2 हैं कातिल, 2 हैं डकैत, 2 हैं वहशतगर और 2 हैं वो जिन्होंने लोगों को लूटा हुआ है, मुदारबा स्कैंडल में लगा लीजिए किसी और में, उनमें से एक कहेगा जी ये है, दूसरा कहेगा ये है, दोनों बरी हो जाएंगे? नो, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक कहे ये मुल्जिम है और मुझे छोड़ दीजिए, वो कबूल हो जाएगा, इसमें कानून बड़ा सीधा है, वो भी कबूल नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि तोता फंस गया। आज पहली दफा मैं कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि तोता पक्का फंस गया, पिंजरे में नहीं फंसा तोता, पक्का फंस गया तोता। और ये तोता फंसने में मेरा ख्याल है कि पीटीआई का कोई कमाल नहीं, क्योंकि पीटीआई ने जो सबूत दिए डॉक्टर साहब वो तो बिल्कुल अखबारात और क्या क्या अजमत सईद साहब ने उसके बारे में कह भी दिया। इसकी क्या वजह है? ये मेरा ख्याल है सदर ममनून हुसैन जानते थे सारा कुछ इसलिए वो कह गए थे कि उनको अल्लाह पे यकीन है। अच्छा, दोनों पे मैं कमेंट कर देता हूँ। अल्लाह पे यकीन है, उन्होंने कहा अल्लाह की पकड़ है, ये बात अलहदा, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ इसलिए कि आप हैंडल कर रहे हैं इस प्रोग्राम को इस वक्त मेन। दूसरा, जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, मैं बड़ी बखीली और बड़ी कंजूसी करूंगा, कहूंगा कि उनका कमाल नहीं है। लाठियां उन्होंने खाई, 126 रोज का धरना उन्होंने दिया, सड़कों पे वो बैठे, परवेज खटक के ऊपर आपने देखा, परवेज खटक बच किस तरह गया मुझे तो नहीं पता लगा। रात को अगर खुदा न खास्ता वो सूबे में जंग हो रही है, उस सूबे में कुछ महफूज नहीं है, उस सड़क पे गुजारता है। वापस आते हैं इमरान और पीटीआई कतरी शहजादे की तरफ आते हैं। कतरी शहजादे ने और शेख रशीद भी जी एक और बात भी की उन्होंने जी, उन्होंने कहा कि दादा मियां मोहम्मद शरीफ मरहूम ने सारी की सारी प्रॉपर्टी जो थी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिजनेस, वो सारे का सारा अपने एक पोते के नाम मुंतकिल कर दिया। ये बताएं कि मियां साहब के तो 3 बेटे थे, मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, अब्बास शरीफ साहब। बाकी फैमिलीज के बारे में मुझे इल्म नहीं है, भट्टी साहब शायद ज़्यादा बेहतर जानते हों, और पोते पोतियाँ भी बहुत थीं। ये सिर्फ हुसैन नवाज साहब के नाम क्यों मुंतकिल करने का ये लेटर तैयार किया गया? देखिए, ये खिलाफ शरीयत है, इसलिए कि आपको पूरा, यानी मेरी जो जायदाद है या आपकी जायदाद है, हम पूरी वो किसी को हिब्बा भी गिफ्ट नहीं कर सकते, पूरी नहीं कर सकते, इसलिए कि अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है कि बहनों को आधा मिले भाइयों के मुकाबले में, और अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है कि हर भाई को लेगेसी मिले, और आधा इसलिए मिलता है कि आधा मियां की तरफ से मिलता है बेगम साहबा को और आधा उनको लेगेसी में वालिद साहब की तरफ से है, पूरा ही ठीक है। इसमें रैशनल ये है, इस वक्त असल इशू कौम के सामने ये है कि कौम इस बात पे गौर करे कि क्या डकैती पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई। डकैती 5 दफा पकड़ी गई है, 4 दफा पहले कच्चा हाथ था, इस दफा तोता सही पकड़ा गया। दूसरी बात, इस पे अदालत को मैं नहीं समझता, मुझे तवक्को है, मैं उम्मीद करता हूं, कानून का तकाजा यही है, कौम की आवाज यही है, पब्लिक की पल्स यही है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल यही है, ट्रांसपेरेंसी यही है, एहतसाब यही है, रूल ऑफ लॉ यही है कि जल्दी फैसला हो जाए। सारा कुछ सामने, पूछना क्या है हमने। डॉक्टर साहब, इस वक्त वक्फे का टाइम है, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर कंटिन्यू करेंगे गुफ्तगू। वेलकम बैक नाजरीन। वक्त ज़ाया किए बगैर भट्टी साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर बाबर अवान साहब से? अच्छा डॉक्टर साहब, सर गुजारिश है, मैंने सुना था झूठ इतना बद शक्ल होता है कि जितनी दफा बोलो इसकी शक्ल मजीद खराब होती जा रही है। एक इसमें था कि इन्होंने मान लिया कि फ्लैट हमारे हैं लंदन में, दो क्वेश्चन था कि मनी ट्रेल पैसे कैसे आए और कैसे नहीं गए। क्या अब वो जज साहब ने भेज दी, वो जो शहजादा साहब ने खाली एक कागज पे लिख के कुछ भेज दिया है क्या? इसके बाद तो दूसरी नहीं, दूसरी इन्होंने फरमाया कि अखबारी तराशों की कोई हैसियत नहीं। तो अखबारी तराशों पर तो हमें बड़ी दफा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगी है, सजाएं भी हुई हैं, और अखबारी तराशों पर रेफरेंस भी बने हैं। तो ये क्या हम थोड़ा सा हमें भी समझाएं ताकि हम आइंदा फ्यूचर में बेहतर जर्नलिज्म कर सकें। श्योर सर,
पहला आपका दूसरे सवाल का पहले जवाब मैं देता हूं। अखबारी तराशों के ऊपर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट के करप्शन की ये खबर छपी है, ये छपी है, ये आर्टिकल है, ये तबसरा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है उसको डिसॉल्व करने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर दिया। जफर अली शाह केस, जफर अली शाह साहब का केस निकाल के देख लीजिएगा। उस केस में उन्होंने 3 साल जनरल मुशर्रफ को दिए, ये कह के कि अखबारी तराशे ये बताते हैं कि मुल्क डूब रहा है। अखबारी तराशे के ऊपर तीसरा केस, रेकोडिक का सारा केस उठाया गया अखबारी तराशे के ऊपर। अखबारी तराशे के ऊपर चौथा केस, जो शुगर का केस था, प्राइस का, सियासी चीफ जस्टिस के दौर में उठाया गया, इसके ऊपर। अखबारी तराशे का अगला केस पाकिस्तान स्टील मिल्स का केस उठाया गया, इसके ऊपर। अब आ जाइए आपके सवाल के पहले हिस्से की तरफ। देखिए, आज की डेट में सारा कुछ एक नुक्ते पे मुर्तकिज हो गया है, मुंतकिल हो गया है, तकसीम खत्म हो गई और सारे का सारा जो बहस मुबाहिसा था वो खत्म हो गया। अब इन्होंने ये साबित करना है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। मैं 2 समझियों की मिसाल आपको, जैसा कहते हैं ना 3 औरतें 3 कहानियां, 2 समझी 2 सबूत आपके सामने मैं पेश करता हूं। भट्टी साहब, पहला सबूत यह है कि नवाज शरीफ साहब ने यह कहा कि मैंने 33 या 34 करोड़ रुपए मरियम नवाज साहिबा को गिफ्ट किए और मैंने वो डिक्लेयर किए। पहला, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं उसमें से पापा के कुछ पैसे मैंने कुछ खरीदारी पे लगा दिए, बाकी मैंने पापा को रिटर्न किए। मरियम नवाज साहिबा ने वो पैसे डिक्लेयर किए और नवाज शरीफ साहब ने रिटर्न शुदा मनी डिक्लेयर कर दी। नवाज शरीफ कहते हैं कि मुझे मेरे बच्चे ने पैसे भेजे थे, वो मैंने डिक्लेयर किए। एक समझी। दूसरे समझी पे जाइए, इसहाक डार साहब, उन्होंने कहते हैं मैंने अपने बच्चों को यहां से दुबई में अल्लाह का फजलो करम जमा करने के लिए पैसे भिजवाए थे, मैंने डिक्लेयर किए। कहते हैं बच्चों ने वहां मेटोरिक हिस्टोरिक पहाड़ सोने के उनको मिल गए और बड़ी तरक्की उन्होंने की, जितनी भी तरक्की की उन्होंने पैसे उसमें से मुझे भेजे, वो उन्होंने डिक्लेयर किए। कोई पैसा पाकिस्तान के 1947 से लेके नहीं, उससे पहले मुत्तहिदा हिंदुस्तान के जमाने से लेके आज तक, वो पैसा जो आपको हिब्बा मिले, वो पैसा जो कर्जे हसना मिले, वो जो गिफ्ट मिले, आम आदमी अगर उसको डिक्लेयर करेगा तो उसको हम कहेंगे व्हाइट मनी, वरना वो है डर्टी मनी। इसका मतलब है गंदे पैसे हैं वो, ये सारे के सारे गंदे पैसे हैं। अब ये इन्होंने खुद साबित करना है कि शहजादा मुअज्जम साहब की जब वो कर्जा दिया गया उम्र कितनी थी, शहजादा मुअज्जम साहब ने क्यों दुबई वाली तरदीद कर दी, शहजादा मुअज्जम साहब ने क्यों सऊदी अरब वाली तरदीद कर दी, मक्का मुअज्जमा के करीब वाली तरदीद शहजादा मुअज्जम साहब ने क्यों कर दी। जो मनी लॉन्ड्रिंग में जितने भी नाम है, 11 नाम है, आपका ARY गिनवा चुका है, खासतौर पे आपका शो और अरशद शरीफ का शो, वो सारे के सारे पैसे कहां गए और आज एक नई कहानी कहां से आई, ये सारा प्रूवन है, इसमें तो कोई सबूत की जरूरत नहीं है। आप 30 सेकंड का अब मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब रहनुमाई फरमाइए कि इमरान खान के जवाबात की जरूरत नहीं रही, ये जो खत भेजा गया इसी पे फैसला हो सकता है कानूनन, होगा ही। अब इस पे देखिए ना, ये खत क्या है, फर्ज करें कि शहजादा आ गया, फर्ज करें कि कोर्ट ने सवाल किए, फर्ज करें शहजादे ने कहा खत मेरा है, सबूत किधर है कि पैसे डिक्लेयर हुए जो अपनी प्यारी बच्ची को दिए? तो देना पड़ेगा ना उसको, तो कुरान पाक उठा के जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में। नहीं, कुरान पाक उठाने की जरूरत ही कोई नहीं है ना इस केस में। भट्टी साहब, उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग जब होती है ना, वकला के हत्थे जब बंदा चढ़ता है तो उसके बाद वो जिस तरीके से उसका तिया पांचा किया जाता है, बड़ों बड़ों के पसीने। उसने नहीं आना, उसने जब हाथ लिख के दिया था, कहा था मैंने कोर्ट में नहीं आना, मुझे पता है उधर। मैं कहता हूँ आ जाए ना। अच्छा भट्टी साहब, आपकी इजाजत से मैं कहता हूँ शहजादा तशरीफ ले। अगर वो कहता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ बैंक की ट्रांजैक्शंस तो दिखानी पड़ेगी ना, कि पैसे कब आए कब गए। ये तो नहीं है कि संदूकों में भर के पैसे दे दिए और आगे भी संदूकों में चले गए। ये बात समी साहब सही है, वही हम कह रहे हैं कि ट्रेल तो दिखानी पड़ेगी कि कहां से कहां गए। पहले तो बात है तजाद बहुत है। डॉक्टर साहब, आज फिर पहले बार बार हम एक ही बात कर रहे हैं कि बात बहुत अच्छी की है ख्वाजा साद रफ़ीक ने कि ये तोता मैना की कहानी है, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर जनाब ममनून हुसैन, जिनको आपने आज फ़कीर ममनून हुसैन कहा है, वो कहते हैं कि करप्शन और करप्ट लोगों के बारे में उनका क्या कहना है और इनका अंजाम क्या होगा, जरा वो सुनते हैं। जरूर जी ज़ीशान साहब। तो मैं कभी कभी हैरान होता हूं कि कई ऐसे लोग हैं जो बड़े बदुल्मान बेईमान, उनकी शक्लों से नहुशत बरसती है, मुझे तो उनकी शक्लें मनूस लगती हैं, लेकिन मैं कभी कभी देखता हूँ वो बड़े सीना तान के चलते हैं जैसे कि कुछ वो बड़े छोटिया सर्राफ हैं, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। अफसोस होता है
कि ये सीना ये चोरी और ये सीना जोरी। ये थे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर ममनून हुसैन, जो ये कह रहे थे कि जो करप्ट लोग हैं, करप्शन करते हैं और चोरी भी करते हैं और फिर सीना चोरी भी करते हैं। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब के प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ जाता है कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो पनामा केस का फ़ैसला करने जा रही है, हियरिंग कर रही है, और जिस रुख की तरफ ये जा रहा है केस, मेरा ख्याल है कि करप्ट लोग बेनकाब होंगे। नाजरीन, इसी दुआ के साथ कि सदर ममनून हुसैन की दुआ अल्लाह कबूल करे और करप्ट लोग बेनकाब हों। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।